नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर प्रयागराज से, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज अदालत में पेश होंगे दोनों माफिया भाई। सीजीएम कोर्ट में माफिया अतीक और अशरफ की पेशी होगी। समय से नहीं पहुंचने पर 12 अप्रैल को नहीं हुई पेशी तो नैनी सेंट्रल जेल में माफिया अतीक और भाई अशरफ तो पुलिस कोर्ट से कस्टडी रिमांड की कर सकती है मांग। तो कल पेशी होनी थी, लेकिन देरी से पहुंचने पर इस पेशी को टाल दिया गया और आज ये पेशी होगी। तो नैनी जेल में इस वक्त अतीक अहमद मौजूद है और इसके साथ ही अशरफ, अतीक का भाई, भी दूसरे बैरक में मौजूद है। तो दोनों ही भाइयों को नैनी जेल के दो अलग अलग बैरक में रखा गया है। कल जिस तरह से प्रयागराज पहुंचा ये अतीक का काफिला, और देखिए लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को प्रयागराज लाया गया साबरमती जेल से, जिसके बाद अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया और कल कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कल देरी होने की वजह से कोर्ट में पेश नहीं किया गया और आज बड़ा दिन। तो अतीक अहमद पर कहां कितने केस, ये आपको लगातार बता रहे हैं। लखनऊ में 2 केस दर्ज है, चित्रकूट में 1 केस दर्ज है। लगातार 100 से भी ज्यादा केस अतीक अहमद पर दर्ज है। कौशाम्बी में 1 केस दर्ज है। तो लगातार 100 से भी ज्यादा केसेस है जो अतीक अहमद पर दर्ज है, जिसमें सिर्फ एक मामले पर, उमेश पाल अपहरण मामले में सजा सुनाई गई अतीक अहमद को पहली बार। तो अतीक अहमद पर कहां कितने केस, प्रयागराज में 96 केस दर्ज है। तो लखनऊ में 2 केस, तमाम ऐसे मामले हैं अलग अलग जिलों में जहां पर तमाम मामले अतीक पर दर्ज है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आज जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की पेशी होनी है, क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, आज कहीं ना कहीं एक तरफ पुलिस की ये कोशिश है कि रिमांड पर लिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है उमेश पाल हत्याकांड में, चूंकि पुलिस के हाथ अब तक पूरी तरह से खाली हैं, पुलिस अब तक जो है उन हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है कि आखिर वो कौन कौन वो हत्यारे जो हत्या के बाद आखिर छिप कहाँ गए। ऐसे में अब जो पुलिस के पास एक आखिरी उम्मीद बची है वो अतीक और अशरफ बचे हैं। ऐसे में आज बी वारंट के जरिए जो है जो साबरमती जेल से अतीक को और जो है बरेली जेल से अशरफ को लेकर के आई है पुलिस, वो आज कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद जो है अदालत से दोनों की रिमांड मांगी जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें रिमांड मिल भी जाएगी, क्योंकि इस पूरे कांड में मुख्य अभियुक्तों के तौर पर जो है साजिशकर्ताओं के तौर पर अतीक और अशरफ का नाम जो है पुलिस ने शामिल किया है। ऐसे में पुलिस अब अतीक से अलग पूछताछ करेगी रिमांड में, अशरफ से अलग पूछताछ करेगी। बाकायदा इसके लिए 2 टीमें तैयार की गई हैं जो अतीक और अशरफ से पूछताछ करेंगी। पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी और उसके बाद दोनों को एक साथ बिठा करके क्रॉस इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, यानी उन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरीके से अतीक ने इस पूरे जो है इसकी साजिश रची, वो हत्यारे अब हत्या के बाद कहां फरार हो गए, कौन कौन मददगार थे, वो तमाम चीजें। तो अब लेकिन इसमें दिलचस्प होगा अब देखना कोर्ट का रुख, कि कोर्ट रिमांड देती है या रिटर्न जेल भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। जो है फिलहाल लाया गया है दोनों को जो है, और आज पुरजोर कोशिश करेगी पुलिस कि उन्हें लंबी रिमांड मिले जो है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी लंबी रिमांड मिलेगी उतनी ज्यादा उनसे पूछताछ की जा सकती है, उतने ज्यादा राज उगलाए जा सकते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, और देखिए लगातार सबकी नजर है अतीक जब से कल नैनी जेल पहुंचा, उसके बाद लगातार देखिए फॉलोअप भी हम कर रहे थे किस तरीके से अतीक का बयान भी सामने आया। अतीक कहते हुए भी नजर आया कि माफियागिरी तो खत्म हो गई है, मिट्टी में मिल गए हैं, अब क्या करोगे। देखिए ये बयान देते हुए अतीक सामने आया, कहीं ना कहीं एक डर अतीक के मन में बैठा हुआ है।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो डर नहीं, पूरी तरीके से जो है उसने जो बयान था वो बयान बता रहा है कितना मजबूर है अतीक अहमद। उसने सीधे तौर पर कहा कि हम मिट्टी पर मिल चुके हैं और अब हम घसीटे जा रहे हैं, कम से कम हमारे महिलाओं और बच्चों को तो बख्श दो जो है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो मजबूर नजर आ रहा है अतीक अहमद। वो अतीक अहमद जो माफिया है, वो अतीक अहमद जो डॉन है, वो अतीक अहमद जिसके सामने लोग कांपा करते थे, आज खुद डर से कांप रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि पूरा परिवार, उसके परिवार का कोई भी एक सदस्य नहीं बचा है जो इस पूरे मामले में अब वांटेड ना हो। एक एक आरोपी बन चुका है पूरा परिवार। अब उसकी पत्नी गायब है, उसकी पत्नी लापता है, लगातार नाम बढ़ाया जा रहा है। अब बेटे जो है गायब है, इसके साथ ही जो है 2 बेटे अभी जो बाल गृह में हैं और एक बेटा नैनी जेल में है। असद वैसे भी गायब है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अतीक अहमद और अशरफ का जो पूरा परिवार है वो अब इस मामले में वांटेड हो चुका है। कुछ या तो सलाखों के पीछे है या फिर जो है लोग भाग रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से उसने जो अपना अपराध का जो जरायम का जो एम्पायर खड़ा किया था वो नेस्तनाबूद हो चुका है, पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और अब उसको डर सताने लगा है अपने परिवार का। यही वजह है कि अब वो जो सरकार से गुजारिश कर रहा है कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं, हमारे बच्चे और पत्नी को तो कम से कम बख्श दो जो है। तो ये मजबूरी अब साफ तौर पर झलक रही है, क्योंकि ये वही माफिया जो है अतीक है जो एक वक्त जिसके पास आप सोचिए कि 110 से ऊपर हत्या, लूट और संगीन मामलों के केस, जिसके नाम से कभी प्रशासन कांपा करता था, आज वही प्रशासन के जो है डर से कांप रहा है। तो ये बदलते हुए निजाम का खौफ है। सरकारें इससे पहले भी थी, लेकिन वो सरकारें सजदा किया करती थी अतीक के आगे, वो सरकारें झुकती थी। वही प्रशासनिक तंत्र, वही पुलिस तंत्र जो है वो उनके सामने हाजिरी बजाया करता था। लेकिन आज आप सोचिए 28 घंटे का सफर लकड़ी के तख्ते में बिठा करके, यानी प्रिजनर वैन में जो लकड़ी का तख्ता होता है उस तख्ते में बिठाकर साबरमती जेल से जो है उसको नैनी लाया गया है। ये वही अतीक अहमद है जो कभी जो है महंगी महंगी बेशकीमती गाड़ियों में घूमा करता था जो है, जिसको तमाम सरकारें जो है वो जब जेल में भी रहता था तो जेल में भी उसकी रियासत चलती थी। साबरमती जेल, वो रास्ते में उसने बोला कि साबरमती जेल में मुझे पनिश किया जा रहा है। तो आपको ये जो जेलें थी, जेलें दरअसल इनकी अपनी सल्तनत थी। जेल के अंदर इनको सारे ऐसो आराम थे। बिल्कुल इस वक्त अभी जिस तरीके से नैनी जेल और इसके साथ बरेली जेल और बाना जेल, ये जो जेल अधीक्षकों को जो है निलंबित किया गया था, उन्हें इसी बात की सजा दी गई थी, क्योंकि इनकी सल्तनत को चलाने का काम जेल के उन तमाम अधिकारियों ने किया। आज वही अतीक फूट फूट कर रो रहा है। आज वही अतीक अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। आज कोर्ट में पेश होगा, देखना दिलचस्प होगा, रिमांड मिलती है या वापस जेल जाता है। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में ईडी की छापेमारी में 75 लाख कैश बरामद हुआ है। 50 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। 200 बैंक खातों और 50 शेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज जब्त हुए हैं। तो 200 करोड़ से ज्यादा के अवैध संपत्तियों का भी पता चला है। इसके साथ ही 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति होने का संदेह भी है। अतीक अहमद से जुड़े 15 लोगों पर कल हुई थी छापेमारी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सामने आ रही है, तो 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। तो अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति होने का संदेह भी जताया जा रहा है। तो लगातार कल ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी। अतीक के करीबियों पर यह कार्रवाई लगातार चल रही थी और देखिए कई घंटों की इस कार्रवाई के बाद ये नतीजा सामने आया। एसके संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, जिस तरीके से अतीक पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ उनके करीबियों पर, उसके करीबियों पर जिस तरह से ईडी की कल छापेमारी कई घंटों तक चली। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार यूपी पुलिस के साथ ही जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि माफिया अतीक अहमद के जो आर्थिक साम्राज्य है उसको ध्वस्त किया जाए।
क्योंकि बड़े पैमाने पर उसको बिल्डर्स फायदा पहुंचाते थे, स्थानीय स्तर पर उसने अपने गुर्गे पाल रखे थे जो उसको फायदा पहुंचा रहे थे, और जेल में रहने के बावजूद उसका नेक्सस लगातार चल रहा था। अभी आपने देखा था कि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद पुलिस छापेमारी कर रही थी, उस दौरान अतीक अहमद के बेटे असद के ऑफिस से 62 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। ये दूसरा मौका है जब ईडी छापेमारी कर रही है, उससे जुड़े हुए लोगों के पास से 75 लाख रुपए का कैश बरामद होता है। सीधे तौर पर 75 लाख रुपए का कैश अगर कहीं एक जगह से बरामद हो रहा है तो बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कैश कहां से आया और किस वजह से इस कैश को एक जगह पर रखा गया था। दूसरी बड़ी चीज यह है कि 50 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया गया। सीधी सी बात है कि अतीक जेल में है, उस दौरान ये लेन देन किन लोगों के जरिए से हो रहा था, इससे चीजें पता चलती हैं कि जेल में रहने के बावजूद उसका नेक्सस पूरी तरीके से सक्रिय है। 200 से ज्यादा बैंक खातों और 50 से ज्यादा सेल कंपनियों को भी उनसे जुड़े दस्तावेजों को लेकर ईडी ने उनके जब्तीकरण की कार्रवाई की है, और 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों के बारे में भी पता चला है, जो उम्मीद की जा रही है कि ये संपत्तियां अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियां हैं, जो उसने अपने नाम के बजाय अपने नौकरों या दूसरे अपने परिचितों या अपने गुर्गों के नाम पर खरीदी हैं। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर कल ईडी ने 15 ऐसे लोगों पर छापेमारी की थी जो या अतीक के लिए काम कर रहे थे या फिर अतीक उनके लिए विवादित जमीनें उपलब्ध कराता था, जबरन धमकाकर उन जमीनों को खाली कराता था, उसके बाद उसके गुर्गे उस जमीन पर प्लाटिंग और अवैध तरीके से बिक्री का काम करते थे। तो ऐसे 15 लोगों के खिलाफ में ईडी ने कार्रवाई की थी। हालांकि ईडी ने मुकदमा पहले ही दर्ज किया था मनी लॉन्ड्रिंग का, जिस संबंध में ये केस दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई हो रही थी। चूंकि अतीक अहमद भी प्रयागराज में है तो कहीं न कहीं एक संदेश जरूर उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां दे रही हैं कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उस पर कार्रवाई किस तरीके से की जा सकती है, कैसे उसके आर्थिक जो कि अपराध की दुनिया से बना हुआ साम्राज्य है उसको गिराया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इस जानकारी को देने के लिए। तो 100 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। लगातार यही आशंका जताई जा रही है कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति हो सकती है ये। वही लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। आज वलीउल्लाह की सजा पर सुनवाई है। आतंकी वलीउल्लाह एनआईए कोर्ट में दोषी करार दिया। तो एनआईए कोर्ट ने कल वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट का दोषी है आतंकी। 5 अप्रैल 2006 को 1 किलो आरडीएक्स और डेटोनेट और देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ था वलीउल्लाह। तो एनआईए कोर्ट ने जेल से वलीउल्लाह को तलब किया। तो वाराणसी सीरियल ब्लास्ट में पहले ही वलीउल्लाह को मृत्यु दंड मिल चुका है और आज बड़ा दिन। आरडीएक्स मामले पर आज सजा का ऐलान हो सकता है। तो आरडीएक्स रखने के आरोप में वलीउल्लाह दोषी करार, तो आज हो सकती है सजा की सुनवाई। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट में पहले ही मौत की सजा का ऐलान हो चुका है। लखनऊ से इस वक्त न्यूज़ 1 इंडिया की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज वलीउल्लाह की सजा पर सुनवाई है। तो वाराणसी में 3 जगह धमाके हुए थे। क्या पूरा मामला है आपको बता रहे हैं। 7 मार्च 2006 को 3 जगह ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हुई थी। तो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 2006 वलीउल्लाह की गिरफ्तारी हुई थी। तो एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया था इस पूरे मामले पर वलीउल्लाह को। तो 6 जून 2022 को फांसी हुई थी। तो वाराणसी में 3 जगह धमाके हुए थे और इस पूरे मामले पर आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं आज आरडीएक्स मामले पर सुनवाई होनी है, सजा का ऐलान होना है। आपको बता रहे हैं किस तरह से यह पूरा मामला है। वाराणसी में 3 जगह धमाके हुए थे। 7 मार्च 2006 को 3 जगह ब्लास्ट हुए थे। तो ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हुई थी। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। तो 2006 वलीउल्लाह की गिरफ्तारी हुई। एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बिल्डरों की लापरवाही से बायर्स नहीं सुरक्षित, तो गोल्फ गार्डनिया सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे एक ही परिवार के 8 लोग। फायर सर्विस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। डेल्टा 2 सेक्टर की सोसाइटी में फंसे थे लोग। तो सोसाइटी में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं और किस तरह से डेल्टा 2 सेक्टर से यह मामला सामने आया, जहां लिफ्ट में फंसे थे लोग। तो आइए आपको बताते हैं कि कब कब सोसाइटी में लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटना सामने आई। तो सोसाइटियों में लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटनाएं 2 जून 2017 को निराला स्टेट सोसाइटी की लिफ्ट में युवती काफी देर तक फंसी रही। तो 3 जुलाई 2018 गौर सोसाइटी में लिफ्ट में 2 महिलाएं फंसी रही। 7 जुलाई 2018 को एबीजी हाई सोसाइटी की लिफ्ट में लोग फंसे रहे। 25 अप्रैल 2018 को इको विलेज 2 सोसाइटी की लिफ्ट में 9 साल का बच्चा आधे घंटे तक फंसा रहा। 7 अगस्त 2018 को प्लूमेरिया गार्डन सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से महिला और बच्ची घायल हो गए थे। 8 नवंबर 2018 को लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी की लिफ्ट में बीमार महिला सहित कई लोग आधे घंटे तक फंसे रहे। तो ये तमाम वो मामले हैं सोसाइटी के जो लगातार सामने आ रहे हैं। 12 अप्रैल 2021 को ग्रेनो वेस्ट के पैरामाउंट सोसाइटी में सेवानिवृत्त सैनिक फंसा रहा। 28 जून 2021 को पाम ओलंपिया सोसाइटी में एक किशोर आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। तो 9 जुलाई 2021 को गौर सिटी के 16 एवेन्यू में महिला लिफ्ट में फंसी रही। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से सोसाइटी में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं। और ऐसे कई मामले हैं जो सामने आए हैं। आए दिन लिफ्ट में फंसने के कई ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। लाखों खर्च करने के बाद भी एक सुरक्षित माहौल, एक सुरक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रखरखाव प्रबंधन सही से रखरखाव नहीं कर पा रहा है। बिल्डर प्रबंधन की उदासीनता खामियाजा सोसाइटी के लोग आखिर क्यों भुगते, पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। लिफ्ट सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं है तमाम इंतजाम? आए दिन क्यों बढ़ रही है लिफ्ट खराब होने की घटनाएं? तो लाखों खर्च करने के बाद भी क्यों नहीं मिल रही सुविधाएं? तो देखिए, एक आशियाना जिस तरह से खरीदा जाता है, तमाम मेंटेनेंस लिए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मेंटेनेंस के क्या फायदा? और अधिक बातचीत करने के लिए प्रिया राणा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, जिस तरह से लिफ्ट में लोगों के फंसे होने का ये मामला सामने आया, कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से जान पर ये पूरी बात बनाई। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं, ये कोई पहला मामला नहीं जहां सोसाइटी में किसी के लिफ्ट में फंसने का मामला सामने आया हो। तो बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। लगातार ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात कर रही है, पूरे गौतम बुद्ध नगर की अलग अलग सोसाइटी लगातार मामले सामने आते रहते हैं कि लिफ्ट खराब हो गई, कभी बच्चे फंस गए, कभी बुजुर्ग फंसते हैं, कभी किसी को सांस की प्रॉब्लम अंदर हो जाती है। वहीं आज ताजा ही मामला देखिए जो सामने आया है, गोल्फ गार्डनिया से सामने आया है, जहां पर कड़ी मशक्कत के बाद 8 लोगों को बाहर निकाला गया है। उसमें छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी शामिल थी। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 2 घंटे तक वो लोग, एक ही परिवार के 8 लोग वहां पर जो लिफ्ट में उसमें फंसे रहते हैं। फायर की टीम अगर मौके पर नहीं पहुंचती तो उनको बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता। वहीं देखिए, जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा होगा कि लिफ्ट को पूरा काट कर उन लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। अगर मान लीजिए कि मेंटेनेंस के नाम पर जो इतनी मोटी रकम जो एक बायर्स देता है, तो आखिर वो कहाँ जाती है? अगर मान लीजिए हम कोई आशियाना खरीद रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर इतनी मोटी मोटी रकम दे रहे हैं, उसके बावजूद सुविधाएं नहीं मिलती, तो देखिए बिल्डर्स की और उनके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कितनी बड़ी ये लापरवाही है। 8 लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं, 2 घंटे तक लगभग फंसे रहते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, 112 नंबर पर कॉल की जाती है। 112 नंबर पर कॉल करने की नौबत तब आई तब वहां पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जागा नहीं। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, फायर की टीम को बुलाया गया, उन्होंने दरवाजे को काटा लिफ्ट के। उसके बाद उन बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। और देखिए, अगर कोई हादसा हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार ऋतु कौन होगा? क्या जो बिल्डर जिम्मेदार होगा या मेंटेनेंस की टीम जिम्मेदार होगी? और ऐसा नहीं कि पहला मामला ये है, लगातार मामले सामने आते रहते हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि लिफ्ट ऊपर से फ्लोर से एकदम नीचे गिर जाती है, जिससे लोगों को गंभीर चोटें आती है। तो आखिर देखिए, जो बिल्डर है इतना मोटा पैसा जो है बायर से लेता है, तो सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। बहुत बार देखिए प्रदर्शन भी किए गए हैं मेंटेनेंस को लेके भी, लेकिन बिल्डर अपनी मनमानी करता हुआ नजर आता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अगर उसके पास जाए, सुनवाई वहां पर बायर्स की नहीं होती, जिससे कि देखिए जो जनता है काफी परेशान है। जी ऋतु।
बिल्कुल प्रिया, और देखिए ये स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से जो बायर्स हैं वो लगातार इन सभी मामलों को लेकर, प्रिया चूंकि आप ये पूरी स्थिति समझ रही हैं, आपने ये पूरी खबरें कवर भी की है और उन बायर्स से भी आप लगातार कांटेक्ट में रही है, बातचीत करती रही है, किस तरह से वो परेशान है क्योंकि मेंटेनेंस देने के बावजूद भी वो सुविधाएं उनको मिल नहीं रही है। और इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो देखिए ये तो जान की बात है कि आप 2 घंटे तक लिफ्ट में फंसे हुए हैं, आपकी जान भी जा सकती है और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आती है और आपको बाहर निकालती है। यानी कि सोसाइटी का जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जो नीति होनी चाहिए, जो मेंटेनेंस होना चाहिए, वो सोसाइटी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। जी रितु, बिल्कुल देखिए, बायर्स लगातार परेशान है, सड़कों पर उतरते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बात करते हैं, मेल के जरिए, ट्विटर के माध्यम से, सब जगह वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मान लीजिए बायर्स अगर प्रदर्शन करते हैं तो एक एफआईआर हो जाती है, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। आप खुद ही देखिए कि कितना बड़ा मामला है कि एक ही परिवार 8 लोग लिफ्ट के अंदर लगभग 2 घंटे से फंसे रहते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वहां पर कुछ नहीं करता। तो देखिए, मेंटेनेंस के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है, आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है। मान लीजिए हम हाई राइज सोसाइटी में कोई घर खरीदते हैं तो देखिए यही उम्मीद करते हैं कि उसमें सभी सुविधाएं मिले, लेकिन सुविधाएं मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जिससे बायर्स परेशान है। अलग अलग सोसाइटियों में ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे कि बायर्स देखिए प्रदर्शन भी करते हैं, सड़कों पे उतरते भी हैं, अपनी मांग को रखते भी हैं, लेकिन बावजूद स्थिति वही की वही है। लगातार लिफ्ट के मामले अलग अलग सोसाइटियों से देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे कि देखिए जनता जो है काफी परेशान नजर आ रही है। जी ऋतु। ठीक है प्रिया, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी में पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची के लिए मंथन तेज कर दिया है। कल बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची। मंत्री, सांसद, विधायकों के रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा टिकट तो वर्तमान अध्यक्ष पार्षद की पत्नी, बहू, बेटी को मिल सकता है टिकट। निकाय चुनाव में प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेता करेंगे प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कई सभाएं। प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारी भी मैदान में उतरेंगे। तो कल जारी हो सकती है यूपी बीजेपी की पहली सूची। तो देखिए, जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 17 अप्रैल आखिरी तारीख है। अब सबकी नजर यही है कि पार्टियों की तरफ से अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी होगी। लगातार यह उम्मीद की जा रही है कि कल बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, क्योंकि 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है और उससे पहले नामांकन करना है। नामांकन करने के लिए तमाम प्रत्याशियों की सूची बीजेपी कल जारी कर सकता है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्कंदता, जिस तरह से निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अब देखिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 17 अप्रैल आखिरी तारीख है। सबकी नजर यही है कि आखिर पार्टियां अपने पत्ते कब खोलेंगी, अपने प्रत्याशियों की लिस्ट आखिर कब जारी होगी। देखिए, अगर अपने नामांकन सूचियों की बात की जाए, नामांकन शुरू हो चुका है। प्रत्याशियों की सूची की बात की जाए तो लगातार सबसे पहले कांग्रेस ने अपने जो पहले चरण के जो 15 पार्षद के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी सूची रिलीज की थी। कल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से जो है उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची रिलीज की है। कुछ मेयर की सूचियाँ रिलीज की गई हैं और आज कल रात यानी कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने 8 जिलों के जो मेयर हैं, महापौर की सीट है, उस पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी जो है पत्ता खोला नहीं गया है। तो ऐसे में सबको उम्मीदें हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी कब रिलीज करेगी। इसके अलावा एक खास बात मैं बता दूं, 14 तारीख को क्योंकि अंबेडकर जयंती है तो सभी पार्टियां उसकी तैयारियों में भी जुटी हुई हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक को भी सबको फोकस करना है, दलित वोट बैंक को भी सबको साधना है। तो इसी क्रम में भाजपा का भी कुछ सभाएं करनी है, उनको प्रोग्राम करना है अंबेडकर जयंती के दिवस पर। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी तमाम कार्यक्रम आयोजित करने वाली है 14 तारीख को। इसके अलावा बसपा जो भीमराव अम्बेडकर को अपना महापुरुष मानती है, उनके आदर्शों पर चलने की बात करती, तो उनके भी कार्यक्रम होने वाले हैं। तो जैसे ही 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती होगी, उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है और सभी पार्टियां अपने अपने जो जितने भी प्रत्याशी हैं, पार्षद के हो, जो नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के हो, नगर पंचायत अध्यक्ष के हो, सभीयों की सूची रिलीज करेगी और जल्द ही 14 या 15 तक हर हाल में रिलीज हो जाएगी, क्योंकि नामांकन जो है
की आखिरी तारीख वो 17 तारीख है। 17 तारीख से पहले सभी प्रत्याशियों का नामांकन करना है। ऐसे में सभी लोगों की उम्मीद है कि 14 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में सबकी सूची रिलीज हो जाए। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जल्द ही रिलीज करेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कल या परसों तक उनकी सूची रिलीज हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो खास ऐलान किया गया है वो ये है कि किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद की कोई भी रिश्तेदार किसी भी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्षद की कोई या पुराना कोई अध्यक्ष है, उनकी कोई फैमिली की महिला है, खास करके अगर मेयर टिकट की बात की जाए तो उनकी घर की जो बहू बेटियां हैं वगैरह हैं तो उनको टिकट दिया जा सकता है। और इसी क्रम में जो निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर सभी केंद्रीय मंत्री तक राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री तक सबको जो है काम पर लगाया गया है। सबको प्रचार के लिए मैदान में उतारा जाएगा। सबको आदेश दिया गया है कि वो जनसभाएं करें, लोगों से बातचीत करें और ग्राउंड पे कैसे वोट बैंक मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आ रही है कि निकाय चुनाव के जरिए वो अपनी नींव तैयार कर रहे हैं 2024 के लिए। उसी क्रम में वो लगातार सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप रही है, चाहे वो अध्यक्ष लेवल के अध्यक्ष हो पार्टी के, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सबको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है कि वो किस तरीके से ग्राउंड में जाकर खास करके जो अपने प्रभार वाले जिले हैं और जो आसपास के उनके जिले में जो पार्षदों के प्रत्याशियों के नाम चयनित किए जाने हैं उनको लेकर वहाँ पे किस तरीके की जाति समीकरण है, कैसे वहाँ पर वोट को बनाना है, किस तरीके की क्या जनता की मुख्य समस्याएं हैं, उन पर किस तरीके से काम करना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने सभी पदाधिकारियों को ग्राउंड पर ड्यूटी लगा रखी है सबकी और सभी लोग प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी कल या परसों तक जब सूची रिलीज करती है और जो उनकी सूची निकल कर आती है वो किस आधार पर होगी। खास बात ये देखने को मिलेगी कि जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जिताऊ प्रत्याशी देखेंगे और खास करके किसी जो रिश्तेदार होगा मंत्री सांसद का उस पर दांव नहीं लगाएंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस पर दांव लगाएगी। क्योंकि जब विपक्ष को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को उम्मीद थी कि पहले उनकी सूची रिलीज हो जाए प्रत्याशियों की, उसके बाद वो अपनी सूची रिलीज करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपने 8 मेयर की सूची रिलीज कर दी। कांग्रेस की तरफ से रिलीज की गई है 15 पार्षदों की सूची। लेकिन वही कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उम्मीद है कि जैसे 15 पार्षदों की सूची रिलीज की गई है वहां पर आवेदन ही नहीं आए हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपने 15 पार्षदों की सूची रिलीज की है। वहीं अगर इस जानकारी को देने के लिए चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।